हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी उस टाइम पे पत्र प्रकाशित हुए, जो भी पत्रिकाएं आई और जो भी पुस्तकें और मतलब कि लिखी गई और किनके द्वारा लिखी गई है, जो पत्र है उनके संपादक कौन है। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता रहता है। और जो पहला वाला है ये तो पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। तो पहला जो कॉलम है उसमें आप देखेंगे पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, और जो सेकंड कॉलम है उसमें लेखक या संपादक। तो जो पत्र और पत्रिकाएं रहेंगी उनके जो है संपादक होंगे और जो भी पुस्तकें रहेंगी उनके लेखक हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हैं अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, और ये किनकी हैं, तो ये हैं मदन मोहन मालवीय जी के। फिर हम आगे देखते हैं इंडियन मिरर और वाम बोधिनी, ये किनके पत्र हैं, तो ये हैं केशव चंद्र सेन के। ये जो इंडिपेंडेंट है ये भी एक पत्रिका है मोतीलाल नेहरू जी की। और जो आप देख रहे हैं काल, ये पत्रिका किनकी है, तो ये परांजपे की पत्रिका है। आगे हम देखते हैं कॉमरेड हमदर्द, और ये जो कॉमरेड और हमदर्द है ये किनकी रचना है, तो ये है मोहम्मद अली की। फिर हम देखते हैं केसरी, जो कि मराठी भाषा में निकाली जाती थी, और जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में निकाली जाती थी। ये दोनों पत्रिकाएं थी बाल गंगाधर तिलक की। साथ में गीता रहस्य जो है ये उनकी पुस्तक थी। फिर आगे हम देखते हैं कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये किनकी पुस्तकें या जो है तो ये मतलब पुस्तकें और पत्र हैं, तो अरबिंदो घोष जी के हैं। जो नेशन है ये किसके हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका है नेशन। आगे हम देखते हैं बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका है। और आप जो मतलब ये जो बंगाली देख रहे हैं ना, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बंगाली है वो किसकी पत्रिका है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है। आगे हम देखते हैं बंगाली अ नेशन इन मेकिंग हो गया। फिर हम देखते हैं जो भवानी मंदिर है वो किनकी थी, तो बारेंद्र कुमार घोष की थी। आगे जो है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो जिसमें इसे आप देख रहे हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सभी जो है पत्रिकाएं थी महात्मा गांधी जी की। और जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है वो उनकी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने सुना है, मतलब वैसे ही ओवरव्यू लिया है, समरी देखा है, पर पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन कभी पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि समरी में ही बुक बहुत अच्छी लगी थी। तो हम देखते हैं संवाद कौमुदी किनकी है, तो ये है राजा राम मोहन राय जी की। और जो सोम प्रकाश है ये ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसके पहले, जब तक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आया था उसके पहले ये पत्रिका जो है वो बंगाली भाषा में छपा करती थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो भी स्वदेशी भाषाएं में पत्र पत्रिकाएं लिखी जाती थी उस पर बैन लगा दिया गया था। आगे हम देखते हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये किनकी पत्रिका है, तो ये एनी बेसेंट जी की है। और फिर जो फ्री हिंदुस्तान है वो तारकनाथ दास की है। और द रिवोल्यूशनरी किनकी पत्रिका है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल की। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये राफ्त गुफ्तार नहीं होगा, ये होगा राफ्त गुफ्तार, राफ्त गुफ्तार, और ये सब गुफ्तार, राफ्त गुफ्तार। और ये किनकी रचनाएं हैं, तो ये हो जाएंगी दादा भाई नौरोजी जी की। आगे हम देखते हैं इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है, तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया भी पूछा गया है, लाला लाजपत राय की है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद की है, और अल हिलाल पूछी गई है। आगे हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ये जवाहरलाल नेहरू जी की है, और ये भी पूछी जा चुकी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाली। आगे हम देखते हैं हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल की पत्रिका थी। और इंडियन अनरेस्ट, ये सर विलियम जो मतलब कि वैलेंटाइन सिरोल थे, ये उनकी पत्रिका थी। और इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक जी को मतलब कि इन्होंने कहा था अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट, मतलब कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इन्होंने क्या कहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो कि वैलेंटाइन सिरोल ने जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनको क्या कहा था।
हाँ, भारत में अशांति का दूत टाइप का कुछ कहा था, ऐसे ही, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। फिर हम देखते हैं इंडिया फॉर इंडियंस किन की है। तो ये जो इंडिया फॉर इंडियन है ये है चित्तरंजन दास जी की। और फिर वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये यहाँ आगे फिर 1857 भी रहता है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, और ये वीर सावरकर जी की रचना है। आगे हम देखते हैं होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। और जो नील दर्पण है वो दीनबंधु मित्र जी की है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। फिर हम आगे देखते हैं बांगेदरा और तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और यही जो भारत भारती है इसी के लिए मतलब कि इसी रचना की वजह से जो गांधी जी थे ना, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कह करके सम्मानित किया। तो याद रखिएगा वो कौन सी रचना है जिसकी वजह से राष्ट्र कवि का सम्मान मिला, तो भारत भारती। फिर भारत दुर्दशा किन की रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया की रचना है। आगे हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। फिर हम देखते हैं इंडियन स्ट्रगल किसकी है, तो सुभाष चंद्र बोस की है। आनंदमठ और देवी चौधरानी, और ये चौधरानी गलत लिखा हुआ है, देवी चौधरानी ऐसा होना चाहिए, चौधरानी। तो ये किनकी रचना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। फिर नोट में दिया हुआ है कि जो राजा राम मोहन राय जी हैं इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और 1822 में फारसी में उन्होंने मिरातुल अखबार को प्रारंभ किया। फिर हम देख लेते हैं जो उपाधियां मिली हैं और वो किन को मिली हैं और किन के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो जो गुरुदेव उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, महात्मा गांधी ने दी थी। फिर हम देखते हैं जो महात्मा उपाधि है ये महात्मा गांधी जी की है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। आगे हम देखते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनको नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा। और जो सरदार है वो वल्लभ भाई पटेल की उपाधि है, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। आगे हम देखते हैं देश रत्न जो देश रत्न है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने कहा। फिर हम देखते हैं जो कायदे आजम है वो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा। और आगे हम देखते हैं कि जो देश नायक है वो सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और जो विवेकानंद है वो स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी यानी कि खेतड़ी के महाराजा ने कहा। आप मुझे बताइएगा ये जो खेतड़ी है वो एक धातु के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप मुझे बताइएगा वो धातु कौन सी है। और ये मैं बता दे रही हूँ कि खेतड़ी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और ये क्वेश्चन एक बार MTS में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और जो राजा की उपाधि है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। फिर मैप में आपको कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं कब और कहाँ पे हुए हैं ये बताया गया है। तो 1885 जब कांग्रेस का गठन होता है से लेकर के 1947 जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक के जो भी अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में यहाँ आपको दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग नॉर्थ से साउथ चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अमृतसर का जो सेशन हुआ था, अमृतसर में जो मतलब कि सेशन हुआ है वो 1919 में हुआ है। और आगे फिर हम देखते हैं लाहौर में 4 बार सेशन हुआ है और वो 1893, 1900, 1900 के बाद 1909 और 1929। और ये जो लाहौर है वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस टाइम पे ये भारत का ही हिस्सा था। 1947 के बाद जो है पाकिस्तान अलग जो है राष्ट्र ही बन गया भारत देश से कट करके। तो फिर अब ये सारी जो जगहें हैं जैसे कराची, लाहौर, ये सारी जगह चली गई पाकिस्तान में। तो 1929 वाला याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम देखते हैं ये जो कराची में अधिवेशन हुआ है ये 1913 और 1931 में हुआ है। तो ये दोनों पाकिस्तान में हैं वर्तमान में, पहले भारत में ही थे। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1 बार अधिवेशन हुआ है 1946 में। दिल्ली में 3 बार अधिवेशन हुआ है 1918, 1923 और 1932। लखनऊ में भी अधिवेशन हुए हैं जैसे कि 1899, 1916 और 1936। तो 1916 वाला याद रखिएगा। 1916 वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले मुस्लिम लीग प्लस गरम दल और नरम दल जो भी थे, गरम दल और
नरम दल, ये सारे लोग एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं कि जो भी काम करेंगे वो मिलजुल करके करेंगे ताकि भारत देश को आज़ाद कराया जा सके। फिर आगे हम देखते हैं, ये जो बांकीपुर अधिवेशन है 1912 में हुआ और असम के गुवाहाटी में भी एक बार अधिवेशन हुआ 1926 में। फिर हम आगे देखते हैं, बनारस में अधिवेशन 1905 में हुआ था, गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गया में अधिवेशन हुआ 1922 में और रामगढ़ में अधिवेशन हुआ 1940 में। फिर इधर हम देखते हैं, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था 1892 में और फिर कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुआ था। और ये जो कानपुर का अधिवेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी इसकी अध्यक्ष बनी थी, यानी कांग्रेस की कोई पहली भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी वो 1925 में, जो कि कानपुर सेशन था, सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं अहमदाबाद का जो अधिवेशन है वो 1902 और 1921 में हुआ और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। और ये जो हरिपुरा और त्रिपुरी है ये मतलब कि हरिपुरा जो सेशन है 1938 में हुआ और 1939 में त्रिपुरी वाला सेशन हुआ था। त्रिपुरी के ही जो है जो त्रिपुरी का मतलब की होती है, त्रिपुरी सेशन में ही यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है जब महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया जी जो है अध्यक्ष के लिए चुने जाते हैं, किंतु वो वोटिंग में हार जाते हैं और उसके बाद फिर यहीं पे थोड़ा विवाद होता है जिसकी वजह से मतलब महात्मा गांधी जी बोल देते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। तो इसी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं वो इससे रिज़ाइन कर देते हैं और रिज़ाइन करके फिर अपना एक नया संगठन ही बना लेते हैं जिसे हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इसको इतना बताने के पीछे एक रीज़न है, ये जो हरिपुरा सेशन है और ये जो त्रिपुरी सेशन है इसके बारे में एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली वे हरिपुरा के बारे नहीं, हरिपुरा या त्रिपुरी दोनों में से एक ही है, कोई भी है, और उसमें पूछा गया था कि ये कौन से नंबर का सेशन था, यानी कि 40 नंबर, 50 नंबर, 51 नंबर, 52 नंबर, या कौन से नंबर का ये सेशन था। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो हमारा हरिपुरा है ये 52वां क्रम में था, 52वां, और जो त्रिपुरी है ये 53वें क्रम का अधिवेशन था। तो याद रखिएगा, फिर आगे पीछे भी पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं जो नागपुर अधिवेशन है वो 1891 1920 में हुआ और फैजपुर जो है 1937 में हुआ था। फैजपुर इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि ये पहला किसी विलेज में होने वाला अधिवेशन था, जो मतलब कि किसी गांव में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये हो गया फैजपुर अधिवेशन। हालांकि नीचे जो है पूरा का पूरा क्रम से बताया गया है, पर जो यहाँ है अगर मैं यहाँ बता दे रही हूँ एक बार वहाँ देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं 1907 का जो अधिवेशन है सूरत में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे नरम दल और गरम दल आपस में फूट के अलग हो गए थे। आगे हम देखते हैं बम्बई में जो सेशन हुए हैं उन्हें। तो बम्बई में जो सेशन हुआ 1885 जो कि मतलब की स्थापना के जस्ट बाद ही हुआ, फिर 1889, 1904, 1915, 1918 और 1934। आगे देखते हैं पूना में जो अधिवेशन हुआ 1895 में हुआ। बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ और गांधी जी यही एकमात्र अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता किए थे। आगे हम देखते हैं जो अमरावती है वहाँ पे अधिवेशन 1897 में हुआ, नागपुर का बता ही दिए। फिर हम देखते हैं जो कलकत्ता वाला सेशन है वहाँ पे देखिए कितने सारे बार जो है यहाँ पे अधिवेशन हुए हैं। तो सर्वाधिक बार जो अधिवेशन हुआ है ना कलकत्ता में हुआ है। 1886 का अधिवेशन, 1890, 1896, मतलब कि 1901, 1906 और ये 1906 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। आगे हम देखते हैं 1911, 1917 और 1920 एंड 1928 एंड 1933। तो इतने बार कलकत्ता में सेशन हुए हैं किसके, कांग्रेस के। आगे हम देखते हैं जो मद्रास है वहाँ भी जो सेशन हुए हैं 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 एंड 1927। तो इतने टाइम्स यहाँ पर भी अधिवेशन हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई भी एक भी बार कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर हम आगे देखते हैं ये देखिए पूरा क्रम से ही दे दिया गया है यहाँ पे कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं क्रम में दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, और किस वर्ष हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, किसके अध्यक्ष कौन थे, और कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था।
तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था मुंबई में, अभी वर्तमान में उसको मुंबई कहा जाता है, पहले उसको बम्बई कहा जाता था, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे हम देखते हैं जो दूसरा अधिवेशन है 1886 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे। और जो तीसरा अधिवेशन है वो कब हुआ, 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष रहे। और ये पूछा जाता है क्योंकि पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने, कौन से अधिवेशन में, तो तीसरे अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, मद्रास में 1887 में। और मतलब वो व्यक्ति कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ 1888 में। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूल इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ तक 4 तक, यानी 1 से लेकर के 4 तक आप सब कुछ याद रखिएगा, कुछ भी मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं पांचवा जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ, तो 1889 बम्बई में हुआ, विलियम बेडरवर्थ ने अध्यक्षता की। छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में हुआ, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की। जबकि जो 7वां अधिवेशन है 1891 में हुआ, नागपुर, पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता की। और जो 8वां अधिवेशन है 1892 इलाहाबाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। और जो 9वां अधिवेशन है वो 1893 में लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में हुआ, अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की। और यहीं पे कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं 11वां जो अधिवेशन है 1895 पूना में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम जो है ना वो यहीं पे गाया गया था कलकत्ता सेशन में। हम देखते हैं 13वां अधिवेशन 1897 अमरावती, श्री शंकरन नायर। 14वां जो अधिवेशन है 1898 मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो 15वां अधिवेशन है लखनऊ में हुआ 1899, रमेश चंद्र दत्त इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे हम देखते हैं जो 16वां अधिवेशन है वो कब हुआ, तो 16वां अधिवेशन हुआ 1900 में लाहौर में, और NG चंदावरकर जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ, कलकत्ता में दिनसा इदुल्ची वाचा इसके अध्यक्ष रहे। और जो 18वां अधिवेशन है 1902 में हुआ, अहमदाबाद में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। 19वां अधिवेशन 1903 मद्रास में, लाल मोहन घोष अध्यक्ष रहे। और जो 20वां अधिवेशन है 1904 बम्बई में हुआ, सर हैरी कैप्टन के द्वारा अध्यक्षता की गई। और जो 21वां अधिवेशन है 1905 बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसको याद रखिएगा, इसका क्रम भी याद रखिएगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस के लिए पूछा जा चुका है वैसे गोपाल कृष्ण गोखले के लिए भी पूछा जा सकता है। और 1906 वाला और 1907 तीनों का ही क्रम याद रखिएगा कि 1905 में जो हुआ 21वां रहा, 22वां जो है 1906 कलकत्ता में रहा, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। और यहीं पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। हम देखते हैं जो 23वां है वो 1907 में हुआ था सूरत में, और सूरत कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई थी। फिर आगे हम देखते हैं कि जो 24वां अधिवेशन है 1908 में हुआ, मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे। और जो 25वां अधिवेशन है 1909 लाहौर में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की। आगे हम देखते हैं कि जो 26वां अधिवेशन है 1910 में हुआ, इलाहाबाद में, विलियम बेडरबर्न इसके अध्यक्ष रहे। 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ, पंडित बिशन नारायण धार पहली बार यहाँ जनगण मन गाया गया। और फिर आगे हम देखते हैं जो 28वां सेशन है वो कब हुआ, तो 28वां जो हुआ 1912 में बांकीपुर में, और RN माधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर हम देखते हैं 29वां जो सेशन है वो 1913 में हुआ, कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता किए। और आगे हम देखते हैं जो 23वां यानी 30th नंबर का है वो 1915 में हुआ, बम्बई में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और लॉर्ड वेलिंगटन ने भी इसमें भागीदारी की थी। फिर हम आगे देखते हैं जो मतलब कि 32वां अधिवेशन है वो कब हुआ, तो 1916 लखनऊ, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है। इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें ये भी याद रखिएगा कि कौन अध्यक्षता किए हैं, तो हो जाएंगे अंबिकाचरण मजूमदार। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में 1916 में हुआ था, कहाँ, तो लखनऊ में। आगे हम देखते हैं 33वां जो अधिवेशन है 1917 कलकत्ता में हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं विशेष अधिवेशन हुआ 1918 में बम्बई में, हसन इमाम हैं इनके द्वारा, और कांग्रेस का दूसरी बार यहाँ पे विभाजन होता है। और ये जो विशेष अधिवेशन है ना, जो भी कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे वो सामान्यतः दिसंबर में ही हुआ करते थे, और अगर कोई काम पड़ जाए, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए जो है वो लोग पहले भी एक आध अधिवेशन कर लेते थे। आगे हम देखते हैं
जो 34वां अधिवेशन है 1918 दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहे। 35वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। और जो 26वां सेशन है 1920 नागपुर में हुआ, सी विजय राघवाचारी। और आगे हम देखते हैं कांग्रेस जो है उसके संविधान में परिवर्तन किया जाता है। जो विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, और यहीं पे वो जो असहयोग आंदोलन है ना वो यहीं पे पारित किया जाता है। 1920 का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता। फिर हम देखते हैं ये जो आप 37वां अधिवेशन देख रहे हैं 1921 में हुआ, अहमदाबाद में हकीम अजमल खां के द्वारा अध्यक्षता की गई। और जो 38वां है वो, तो 38वां जो है वो 1922 में हुआ, गया में चिदेश बंधु चितरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई। 39वां जो है 1923 में हुआ, काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष रहे। और विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ दिल्ली में, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि जो 40वां अधिवेशन है वो 1924 में हुआ, बेलगांव गांधी जी अध्यक्ष रहे, तो इसको भी याद रखिएगा, 40वें क्रम का है ये क्योंकि गांधी जी ने अध्यक्षता की है। 41वां 1925 में हुआ, कानपुर सरोजनी नायडू जी पहली भारतीय महिला के रूप में अध्यक्षता करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि ये 41st जो है क्रम में था। फिर हम देखते हैं 42वां 1926 असम के गुवाहाटी में हुआ, एस श्रीनिवास आयकर ने की थी सदस्यों हेतु यहीं पर जो है खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। फिर हम आगे देखते हैं ये जो 43 है यानी कि 43 वाला, तो 43वां जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ये वाला अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष रहे। और यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। फिर हम देखते हैं जो 44वां है 1928 कलकत्ता में होता है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और जो 45वां है वो 1929 लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर हम देखते हैं 46वां जो है 1931 कराची में होता है, राय भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। जो 47वां है वो 1932 में हुआ, दिल्ली में, अमृत रणछोड़ दास इसके जो है हाँ मतलब कि हेड थे यानी कि अध्यक्ष थे। फिर हम देखते हैं 48वां, ये 1933 कलकत्ता में हुआ, श्रीमती जो नलिनी सेन गुप्ता हैं, ये जो है नेलिनी लिखा है जबकि होना चाहिए था नलिनी सेन गुप्ता, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो हम आगे देखते हैं जो 49वां है यानी 49, ये कब हुआ था, तो 1934 में हुआ, बम्बई में, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। 50वां जो हुआ 1936 लखनऊ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। हम देखते हैं जो 52वां है वो कब हुआ, तो 52वां हुआ 1938 त्रिपुरा, और ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। आगे हम देखते हैं जो 53वां है वो त्रिपुरी में हुआ 1938 में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है। आगे हम देखते हैं 54वां, जो 54वां अधिवेशन है 1940 रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहे। और 55वां 1946 मेरठ में हुआ, आचार्य JB कृपलानी। और आज़ादी के समय भी पूछा जाता है कि कौन अध्यक्ष थे, तो हो जाएंगे आचार्य JB कृपलानी। आगे हम देखते हैं 56वां जो हुआ है वो 1948 जयपुर में हुआ, B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष रहे। और जो 57वां है 1950 में नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष रहे। तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अभी जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन अब लगभग जो भी चीज़ें थी वो आधुनिक भारत के इतिहास में वो समाप्त हो चुकी हैं। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के यानी पूरे एंशिएंट इंडिया से लेकर के और पूरा मॉडर्न तक जो भी इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी गई हैं और उसके क्या परिणाम रहे हैं उन्हें। तो जो मतलब कि एंशिएंट है उसकी लड़ाई यहाँ पे नहीं बताई गई है, लगभग मेडुअल की ही बताई गई है। तो हम चलिए देखते हैं तराइन के युद्ध से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो युद्ध कौन सा है, यानी कि युद्ध को किस नाम से जानते हैं, किस सन में हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, यानी कि कौन हारा कौन जीता। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज जो चौहान हैं उन्होंने मोहम्मद गोरी को निपटाया था इसमें। फिर हम देखते हैं निपटाना मतलब कि इन द सेंस केवल पराजित किया था। फिर वो गौरी भाग जाता है, ये उनका पीछा करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक पीछा नहीं करते हैं। वैसे भी इनको बहुत जल्दी रहती थी, इन्होंने कई शादियां कर रखी थी ना, इस वजह से इन्हें बहुत जल्दी रहती थी, युद्ध क्षेत्र से जल्दी ही लौट आना रहता था। जब दौड़ाए थे तो भैया दौड़ा के निपटा के तभी आना चाहिए था, तो कम से कम बने रहते
1 साल बाद देखिए मोहम्मद गौरी फिर से लौट के आता है और फिर इन्हीं को निपटा देता है। चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। आगे हम देखते हैं फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, मोहम्मद गौरी ने इसमें पृथ्वीराज को पराजित किया। और जो चंदावर का युद्ध है 1194 में हुआ, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। और ये चंदवार नहीं होना चाहिए भैया, चंदावर होना चाहिए, चंदावर का युद्ध। आगे हम देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। आगे हम देखते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और फिर उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, और इसमें बाबर ने अफगानों को हराया। इसके लिए मैंने कहीं एक ट्रिक्स पढ़ी थी, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन करके, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। मुझे तो ऐसे याद हो गया है कि पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर, और क्रम में लड़ाइयाँ लड़ी ही गई हैं, तो 1526, 27, 28, 29 ये याद ही रहेगा। और किन लोगों के मध्य हुआ है इसको आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कन्नौज का युद्ध, तो ये हुमायूं से होना स्टार्ट हो गया है। कन्नौज का युद्ध हुआ, पहले चौसा का देखते हैं। जो चौसा का युद्ध है वो 1539 में हुआ, शेरशाह ने इसमें हुमायूं को पराजित किया। फिर कन्नौज का युद्ध देखते हैं 1540, इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। फिर हम देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया, यानी कि फिर हम आगे देखते हैं तलिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और इसे जो तलिकोटा का युद्ध है ना, इसे राक्षसी तंगड़िका का भी युद्ध कहा जाता है। फिर हम आगे देखते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर ने राणा प्रताप को हराया। और इसमें जो है अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि किसने किसको पराजित किया था। फिर हम देखते हैं कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि जो राणा प्रताप हैं वो मतलब कि अकबर से पराजित नहीं होते हैं, और ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था इसमें। फिर हम देखते हैं जो प्लासी का युद्ध है, ये पलासी यहाँ लिखा हुआ है, जबकि ये प्लासी होना चाहिए था। 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। फिर हम देखते हैं बॉन्डीवॉश का युद्ध 1760 में हुआ, फ्रांसीसियों की इसमें पराजय होती है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली ने इसमें मराठों को हराया। और आगे हम देखते हैं, तो आगे है हमारे पास पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। और अब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया। और फिर हम देखते हैं रुहेला का युद्ध 1774 में हुआ। और खुर्दा का जो युद्ध है 1795 ईस्वी में हुआ, और इसमें निजाम की पराजय हो जाती है। फिर हम देखते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का रिवोल्ट, ये कब हुआ, 1857 में। भारत चीन का जो पहला युद्ध होता है यानी कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। पहला भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ, और दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ। आगे बता रहे हैं कि जो पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 में, और जो दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से 1945 के मध्य में हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, आगे आपको बताया गया है कुछ इम्पोर्टेंट राजवंश और उनके जो संस्थापक रहे हैं उनके बारे में, और उनकी क्या राजधानी रही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है हर्यक वंश के बारे में, तो हम देखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इनकी राजधानी थी राजगृह। फिर हम देखते हैं शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक थे शिशुनाग, वैशाली इनकी राजधानी थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, पाटलिपुत्र राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। कण्व वंश वासुदेव, पाटलिपुत्र राजधानी थी। सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठान राजधानी थी। गुप्त वंश श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र राजधानी थी। आगे हम देखते हैं गुप्त वंश तक देख लिए हैं। जो हूण वंश है उसके संस्थापक थे तोरमाड़ और सियालकोट इनकी राजधानी थी। सब याद रखिएगा भैया, इसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कहा जाए कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सेन वंश सामंत सेन लखनौती इनकी राजधानी थी। परमार वंश उपेंद्र धारा नगरी राजधानी थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और कन्नौज इनकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम कन्नौज के कन्नौज इनकी राजधानी थी। फिर हम देखते हैं जो राष्ट्रकूट है उसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग, मान्यखेत इनकी राजधानी रही है। और जो आप देख रहे हैं सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, दिल्ली इनकी राजधानी रही है। सैयद वंश से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, आरो में क्रोनोलॉजी सेट करना था कि खिज्र खां के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, तो 2-3 शासक कुल इसमें इंपॉर्टेंट रहे हैं। आगे हम देखते हैं लोदी वंश।
जो लोधी वंश है, बहलोल लोधी, कहीं कहीं आपको ये बकलोल लोधी भी मिल जाएंगे, तो दिल्ली में इनकी राजधानी इन्होंने दिल्ली बनाई थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, तंजौर राजधानी थी इनकी। और फिर हम आगे देखते हैं जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन मदुरै थे। आगे हम देखते हैं जो यादव वंश है, इनके संस्थापक भिल्लल फोर थे और ये देवगिरी के शासक, मतलब देवगिरी इनकी राजधानी थी। और जो होयसल है, ये इसके वंश विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे, द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। और आगे हम देखते हैं जो कलचुरी है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कुक्कल और राजधानी थी त्रिपुरी। सालू वंश के संस्थापक कौन थे, तो नरसिंह सालू थे, विजयनगर इनकी राजधानी थी। तुलुप वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, विजयनगर राजधानी थी। सोलंकी वंश के मूल राज अन्हिलवाड़ राजधानी थी। सरकी वंश मलिक सरोवर जौनपुर राजधानी थी। भोसले वंश शिवाजी रायगढ़ राजधानी थी। पाल वंश गोपाल मुंगेर इनकी राजधानी थी। आगे हम देखते हैं जो मतलब कि चौहान वंश है, उसके जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे, अजमेर इनकी राजधानी थी। और जो लोहार वंश है, इसके संस्थापक थे अजमेर, मतलब कि संग्राम राज, और इनकी राजधानी आपको नहीं मिल रही है। फिर हम आगे देखते हैं जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश जो है वो कुजल कटफिशस इसके संस्थापक थे, पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। वर्धन वंश पुष्यभूति संस्थापक थे, थानेश्वर या कन्नौज राजधानी थी। चंदेल वंश नन्नुक खजुराहो या महोबा राजधानी थी। फिर हम देखते हैं जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम राजधानी थी। और जो शुंग वंश है, उसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी है। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम, वातापी के मतलब वातापी इनकी राजधानी थी, और बोला भी जाता है बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, तो याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं जो चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य, इनको स्थापित किसने किया था, तो इनकी स्थापना जिसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, वेंगी इनकी राजधानी थी। कल्याणी के चालुक्य, इसकी स्थापना कौन किए थे, तो तैलप द्वितीय संस्थापक थे, मान्यखेत या कल्याण इसकी राजधानी थी। आगे हम देखते हैं गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, और इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली नहीं थी, इसमें गलत दिया हुआ है, इसकी राजधानी थी आगरा थी शायद, आगरा या लाहौर, आगरा ही थी, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, दिल्ली नहीं थी, ये बात कंफर्म है। क्योंकि जो है जो दिल्ली राजधानी है वो बनाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, इसी वजह से तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, तो ये इसमें फैक्ट गलत दिया हुआ है। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, दिल्ली इसकी राजधानी नहीं थी। आगे हम देखते हैं इसकी राजधानी या तो आगरा है, ज़्यादातर मुझे आगरा ही याद आ रहा है, या फिर लाहौर तो वैसा नहीं होना चाहिए, आगरा ही होना चाहिए, आप इसे चेक कर लीजिएगा, आगरा ही थी इसकी राजधानी। फिर हम देखते हैं जो खिलजी वंश है, उसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली उस टाइम पर राजधानी इनकी भी थी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली ही राजधानी थी। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह गोलकुंडा इनकी राजधानी थी। आगे हम देखते हैं ये जो आदिल शाही वंश है, आदिल शाही वंश की जो राजधानी है वो आदिल शाही वंश आदिल शाह के द्वारा स्थापित किया गया, बीजापुर राजधानी थी। एक सेकेंड, ये जो गुलाम वंश है ना, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और इन्होंने जब तक मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक थे तब तक तो इनकी राजधानी आगरा रही है, बाद में फिर इसकी राजधानी दिल्ली हो जाती है। तो हम ज़्यादातर टाइम के लिए मान के चलेंगे कि जो गुलाम वंश की राजधानी थी वो दिल्ली ही थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली राजधानी नहीं थी। तो जिस टाइप से क्वेश्चन हो उस टाइप से आप इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। फिर हम देखते हैं आदिल शाही वंश, आदिल शाह ने स्थापना की थी, बीजापुर इसकी राजधानी है। निजाम शाही जो वंश है, मलिक अहमद ने स्थापना की, अहमदनगर राजधानी है। आगे हम देखते हैं इमाद शाही, ये जो है मतलब कि फ़तेह उल्लाह इमाद शाह ने स्थापना की, और बरार इनकी राजधानी थी। आगे हम देखते हैं जो संगम वंश है, उनकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, विजयनगर इनकी राजधानी थी। बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू, गुलबर्गा बीदर राजधानी थी। अराविडू वंश तिरुमल पेनकोंडा राजधानी थी। बरीद शाही अमीर अली बरीद बीदर राजधानी थी। आगे हम देखते हैं गुलाम वंश के बारे में, तो जो गुलाम वंश हो गया है, मुग़ल वंश है ये, मुग़ल वंश बाबर इनके जो है संस्थापक रहे हैं, और दिल्ली जो है या आगरा, दिल्ली आगरा इनकी राजधानी रही है। और आगे हम देखते हैं, कुछ छूट गया क्या, बहमनी वंश तक हो गया था, अराविडू हो गया, बरीद शाही ठीक है, मुग़ल वंश
हाँ ठीक है। आगे हम देखते हैं जो कारकोट वंश है, और ये कारकोट वंश कहाँ का था, तो ये था जम्मू कश्मीर का, और इसके संस्थापक रहे दुर्लभ वर्धन। फिर उत्पल वंश, ये भी कश्मीर का था, अवंती वर्मन इसके संस्थापक रहे हैं। और हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य रहे हैं उसके संस्थापक थे निज़ाम उल मुल्क, और इनकी राजधानी थी हैदराबाद। फिर हम देख लेते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम जो उस टाइम पे चलाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा या फिर भारतीयों के द्वारा, जिन्होंने भी चलाया उसको देख लेते हैं। हाँ, तो जो सबसे पहला है वो है शिशु वध पर प्रतिबंध। ये वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया 1798 से 1805 टाइम तक ये भारत में रहे हैं। उसी टाइम पे ये शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध इन्होंने ही लगाया था। तो उस टाइम पे जो है जो राजपूत वगैरह थे ना, ज़्यादातर राजपूत वगैरह, वो लोग अपनी बच्चियों को, छोटे जो बच्चियाँ होती थी ना, उनको जन्म लेते ही मार दिया करते थे। तो इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया था वेलेस्ली ने। आगे हम देखते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। फिर दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो ने लगाया 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे हम देखते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये जो है ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट कराया गया 1856 में, और विधवाओं के विवाह की अनुमति इसमें दी गई। फिर हम देखते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, और ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे आया 1872 में, अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और ये किसके समय की घटना है, तो लैंस जो डाउन थे इनके टाइम की। और 1891 लड़कियों के लिए इसमें विवाह की जो आयु है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई। तो याद रखिएगा, मतलब डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों की और लड़कों की उम्र कितनी रखी गई थी शादी की, तो लड़कियों की उम्र 12 वर्ष रखी गई थी। आगे हम देखते हैं जो शारदा एक्ट है, यानी कि शारदा एक्ट जो इरविन के टाइम पे आया 1930 में, और इसमें क्या हुआ, तो विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो ये रहा आज का वीडियो। अब हमने लगभग समाप्त ही कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने पूरा एंशिएंट पढ़ लिया, पूरा मेडुअल पढ़ लिया, लगभग हमने आज हो गया। कल एक आध क्लास और लगेगी, उसके बाद पूरा का पूरा जो भी इंडियन हिस्ट्री था जो लूसेंट में दिया हुआ था वो सारा समाप्त हो जाता है। हालांकि जितना लूसेंट में दिया है केवल उतना ही इतिहास नहीं है, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है, इतनी जल्दी आप उसको कवर नहीं कर सकते। लेकिन जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें के लिए इन्होंने बहुत ही ब्रीफ में बहुत अच्छी नॉलेज दी हुई है। तो आप लोग इसको 1-2 बार देखिए, पढ़िए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर कहीं किसी ह्यूमन एरर की वजह से हमने कुछ ऊट पटांगा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यही दुख रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इन क्लासेस के साथ जोड़ें। आगे आपको इस चैनल पे बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आगे हम इस चैनल पे जो टेस्ट सीरीज आती है उत्तर प्रदेश PCS की, जैसे दृष्टि की हो गई, GS वर्ड की हो गई, या फिर आप लोग किसी और पब्लिकेशन के कहेंगे तो उसे भी हम सॉल्व कराएंगे और एक दिन में पूरा एक टेस्ट कंप्लीट करेंगे। ये 10-10 क्वेश्चन लेकर के नहीं आएंगे। जब भी हम टेस्ट सीरीज कराएंगे तो एक दिन में पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करा के ही उठेंगे। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ अब करते हैं क्लास को ओवर। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से आप सभी को थैंक्स। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय।